हाँ बेटा, आज हमारे पास सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 86 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कुछ सवाल जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा मिससेलेनियस के ऊपर। हाँ, मिससेलेनियस जो आप लोग करके आए हो होमवर्क के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हो रहा था, कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ ने नहीं करा। इशू कहाँ आ रहा है कि सर बुक का आंसर बनाना है। बुक का आंसर बनाने में इसमें क्या था, मिससेलेनियस क्वेश्चन 27, ओके। इंटीग्रल ऑफ कॉस ln x dx। ये सवाल अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं ना बेटा, एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन 4 का पार्ट 6 याद करो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। इन सवालों को सॉल्व करने के क्या तरीके होते थे, या तो ln x को u सब्स्टिट्यूट कर लो, हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, ठीक है भाई, cos ऑफ ln x dx, सेकेंड टर्म क्या है इसकी, x पावर 0, u इंटू भी लगा दो, हो जाएगा। दोनों तरीकों से आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। वो क्या आएगा, x/2 cos ln x प्लस साइन ln x प्लस सी। ये पूरा मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये तुम लोग करके आ चुके हो होमवर्क में। ये आंसर है, बहुत 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 बेहतर आंसर है ये, लेकिन क्या किताब में मैच नहीं हो रहा। अब किताब का आंसर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री खेलनी पड़ेगी यहाँ। कैसे, x/2 लिखा था ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, x/√2। तो इसका बाकी दूसरा √2 कहाँ गया, अब वो अंदर आएगा। लिखते हैं पूरी टर्म, cos ln x 1/√2 आ गया बेटा। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा, वापस मल्टीप्लाई करा दो, वो चीज़ बन जाएगी ऊपर वाली। तो साइन ऑफ ln x 1/√2 प्लस सी। जैसे ये स्टेप समझ में नहीं आया, वो यहाँ से 1/√2 कॉमन ले, बाहर मल्टीप्लाई करा दे, सेम वही ऊपर वाला फैक्टर बन जाएगा पूरा, पूरी लाइन। ठीक है, तो बुक में आंसर यहाँ पर भी नहीं है, हालांकि ये भी एक आंसर इसका बिल्कुल पॉसिबल आंसर है। अच्छा, लेकिन सिंप्लीफाई मजीद हो रहा है। चलो ठीक है, पहले एक पॉसिबिलिटी इसकी हम देख लेते हैं। x/√2 cos ln x इंटू कॉस का क्या एंगल बनेगा, बुक का आंसर बना रहा हूँ पहले मैं। cos π/4 की वैल्यू होती है सर 1/√2 प्लस साइन ln x। इसको मल्टीप्लाई कराने हैं, ये वैल्यू किसकी बनेगी, साइन की, π/4। साइन π/4 भी 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है। अब पहले बुक का आंसर बनाऊं, फिर यहीं से एक पॉसिबिलिटी और बताऊंगा तुम्हें। x/√2 cos, हाँ बेटा क्या फॉर्मूला बन गया, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा प्लस सी। ये आंसर बुक का है, ये आंसर बुक का है। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि वो इसी स्टेप से ना, अब उन्होंने क्या वर्किंग की होगी वो देखना जरा। इक्वल्स टू x/√2 था, ये लिखा उन्होंने x/√2, cos ln x पहली टर्म यही लिखी, 1/√2 की जगह उन्होंने, भाई साइन 45 पे भी तो होता है 1/√2, उन्होंने ये वैल्यू लिख दी कुछ बच्चों ने। तो क्या होगा बेटा, गलत नहीं है, ये आंसर जो बन रहा है ये भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन रहा है। cos π/4, cos π/4 प्लस सी। कुछ बच्चों का अगर ये आंसर भी बना है तो बुक का आंसर नहीं है ये, ठीक है,
लेकिन आंसर गलत नहीं है ये, ठीक है। अगर आपका ये आंसर भी बन रहा था तो भी ठीक है, ये आंसर बन रहा था तो भी ठीक है, और बुक का आंसर ये था। बुक का आंसर बनाना है तो ये आइडेंटिटीज यहाँ यहाँ लगानी है तुम्हें, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम है, 1/√2। अब ये चीज फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 10.3 की लास्ट एग्जाम्पल में कराते हैं, समझाते हैं, तो वहाँ बच्चे को इसी चीज पे जोर दिया जाता है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये कंडीशन जब आती थी, याद करो इसमें एक आर कांस्टेंट निकलता था, ठीक है, और इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है वही कॉस अल्फा माइनस बीटा, या किसी केस में कॉस अल्फा प्लस बीटा भी निकल आता है। और इसी को लिखने का एक और तरीका, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस π/2। ये सब आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, ये सब फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर को अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो ये तीनों आंसर तुम्हारे बन जाएंगे बड़े आराम से। ये तो हो गया हमारा मिस्केलेनियस का एक सवाल डिस्कस। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर पे, बल्कि नहीं, आज के लेक्चर से पहले फिर एक सवाल है, ये लो बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लेक्चर नंबर बता दिया था मैंने, लेक्चर 86 है, ठीक है। अब ये एक मिस्केलेनियस का क्वेश्चन है हमारे पास, अब जरा हम इसको देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ √t+1 +1 अपॉन √t+1 -1 टाइम्स ऑफ dt। अब इस सवाल में पता क्या हुआ है, इसका आंसर जबरदस्ती बनाया गया है। इसका आंसर वैसे बन नहीं रहा होगा डायरेक्टली, लेकिन इसके आंसर को जबरदस्ती बनाएंगे। किस तरह? लाइक क्वेश्चन नंबर 3 मिस्केलेनियस, क्वेश्चन 3 किया है, 3, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 30, ये तीनों सवाल एक किस्म के हैं, तीनों एक ही टाइप के हैं, सेम ट्रैक के हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले। अब इन सवालों में करना क्या है हमें, अब जरा देखते हैं। रेडिकल भी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट u इक्वल्स टू √t+1। अब याद करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो सवाल थे रेडिकल वाले, उनमें क्या समझाया था कि रेडिकल जब भी आ जाता है तो पहले उसे प्रॉपर नहीं बनाते, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन करो फिर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ। ये इनका तरीका होता था। रेडिकल वाले सवाल इम्प्रॉपर रेडिकल, तो उन्हें पहले हम सब्स्टिट्यूशन लगाते थे उनमें, उसके बाद उन्हें हम प्रॉपर बनाते थे, कैसे? अलजेब्रा से, ठीक है, सिंपल अलजेब्रा में लाके फिर वो सॉल्व होंगे। अच्छा ठीक है, अब लेट कर लिया हमने du अपॉन dt, डेरिवेटिव कर रहे हैं 1/2 t+1 पावर -12 1 du/dt इक्वल्स टू 1/2 √t+1। dt की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से अलग करते हैं इसे। dt की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी t+1 टाइम्स ऑफ du, बट √t+1 खुद किसके बराबर था, u के बराबर, हमने सबसे ऊपर लेट किया हुआ है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। तो dt की वैल्यू क्या बन गई, पहले तो 2u du, यहाँ तक कोई परेशानी कोई मसला नहीं होगा, u पता है, dt पता है, ठीक है। अब जरा सवाल को ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं। सवाल क्या है, √t+1 +1 अपॉन √t+1 -1 dt, इंटीग्रल ऑफ, क्या बन जाएगी ये टर्म सारी हमारी, u+1 हमने u लेट किया था अपॉन u -1, ये dt की वैल्यू क्या है बेटा, 2u du।
सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 2 कोफिशिएंट है, बाहर ले आओ। 2 इंटीग्रल ऑफ u को मल्टीप्लाई करा दो, यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन u माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी यू। ये हमारा सवाल इस वक्त इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इंटीग्रल में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते थे, या तो डिवाइड वाले मेथड पे चले जाओ, या फिर जो सर बताते हैं कराची मेथड। कराची मेथड का नाम कराची मेथड क्यों है कि कराची के मोस्टली टीचर वो मेथड करवाते हैं, इसलिए उसको कराची मेथड कह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है भाई। तो 2 इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर अपॉन क्या कर रहे हैं, पार्शियल ब्रेक कर रहे हैं, u माइनस 1 प्लस यू अपॉन u माइनस 1 डी यू। यहाँ तक तो सब आ गए। अब 2 एक बड़ा ब्रैकेट दिखा देते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल किस किस का, अब यहाँ देखना जरा, u माइनस 1 चाहिए, ऊपर क्या है मेरे पास u स्क्वायर है सिर्फ, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ, -1 + 1। इसी तरह अगले में u और u माइनस 1 है, अपॉन में क्या है -1 ना, -1 चाहिए तो +1 भी आएगा डी यू। ये लो। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, जरा साफ पेज ले लेते हैं। ये लो, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं अगर मैं दिखा सकूं कि बेटा ये क्वेश्चन अब काफ़ी लंबा चलेगा, चलो करते हैं इसको सॉल्व। 2 इंटीग्रल ऑफ, हाँ ऊपर की टर्म्स में से u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पे गौर करो, सिर्फ इसके फैक्टर बनाओ, u माइनस 1 u प्लस 1, और आखिर में जो +1 है वो रहेगा, तो जरा फैक्टर बनाते हैं। u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 अपॉन u माइनस 1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं फिर एक और पार्शियल ब्रेक लगा रहा हूँ यहाँ पे, प्लस जो 1 रह गया था उसके नीचे भी तो ये फैक्टर आएगा। ये क्या किया, पहले फैक्टर को ही दूसरी बार पार्शियल ब्रेकिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, कैंसिलेशन अभी करेंगे। बच्चा वो पीछे से चिल्ला रहा है कि सर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हाँ कर रहे हैं बेटा, u माइनस 1 प्लस u माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी यू। हाँ भाई अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा था, ये लो, ठीक है। अब जो टर्म्स हमारे पास बच गई, अब पहले तो हम उन टर्म्स को लिख लेते हैं। इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ऑफ, या चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई पे ले आओ, तो बहरहाल पहले हम लिखते हैं जो टर्म बचे हैं, u प्लस 1 s1 अपॉन u माइनस 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा u माइनस 1 डी यू। 2 सबसे मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि अब सिंप्लीफिकेशन के हम करीब करीब आ गए हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 2u 2 इंटू यू प्लस 1, चलो ऐसे लिख लो, 2 अपॉन u माइनस 1 2 अपॉन u माइनस 1, ब्रैकेट दिखा दो कि सबके साथ इंटीग्रल है, सबके साथ डी यू। हाँ भाई ओपन कराओ जरा, मल्टीप्लाई ओपन कराओ, 2u प्लस 2, फिर +2 ये वाला ले आओ इधर +2। अब जो दो टर्म एक जैसी हैं, एक जैसे कपड़े है ना, तो इन्हें एक साथ लिख लो, 1 अपॉन u माइनस 1 प्लस 2 1 अपॉन u माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी यू। अब देखना है यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन और मजीद होगी। 2u प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया, 2u प्लस ये 4 हो गया, प्लस ये देखो जरा 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन u माइनस 1 डी यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू इंटीग्रेट, सबको अलग अलग कर लो जरा, 2 इंटीग्रल ऑफ u डी यू प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ डी यू प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन u माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी यू इक्वल्स टू 2।
हाँ बेटा, u का इंटीग्रल u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4u प्लस 4, ये तो ln में जा रहा है, ठीक है, ln ऑफ u माइनस 1 प्लस c, ठीक है, 4 ln u माइनस 1 प्लस c। क्या ये आंसर है? नहीं सर, सब्सटीट्यूशन तो अभी करी नहीं आपने। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ u, जो आपने u लेट किया था उसे सब्सटीट्यूट बैक भी तो करना है। क्या लेट किया था बेटा? u अंडर रूट टी प्लस 1, इसे वापस सब्सटीट्यूट करते हैं अंडर रूट टी प्लस 1 को। अब हम चल रहे हैं सब्सटीट्यूशन में, अंडर रूट टी प्लस 1। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये कैंसिल हो रहा है। हाँ बेटा कर दो, तो यू स्क्वायर बच गया ना यहाँ से, सिर्फ ये लो यू स्क्वायर प्लस 4u टी प्लस 1 प्लस 4 ln u की जगह अंडर रूट टी प्लस 1, फिर माइनस 1 ये वाला, फिर प्लस c इक्वल्स टू टी प्लस 1 बचा, यहाँ से रूट कैंसिल हुआ, 4 अंडर रूट ऑफ टी प्लस 1 प्लस 4 ln अंडर रूट टी प्लस 1 माइनस 1 प्लस c। ये एक आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। इसी आंसर को ज़रा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दें। और करो, ये क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करा लो पहले तो जो बच गया टी प्लस 4 रूट टी प्लस 1 प्लस 4 ln अंडर रूट टी प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, सिर्फ एक कांस्टेंट आ गया। परफेक्ट आंसर है बेटा, ये किताब में नहीं है। अब किताब का आंसर यहाँ से कैसे बनाए? बना देते हैं अभी। इसके बाद तकरीबन 6-8 लाइनें और होंगी, बुक का आंसर बन जाएगा, एक्यूरेट बन जाएगा। चलो बनाते हैं। क्योंकि जब बच्चा बुक के आंसर मैच करने बैठता है ना, तब आती है मुसीबत के सर ये तो आंसर ही नहीं बन रहा, आप क्या करें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे एग्जाम में तो नहीं पता ना बेटा कहाँ रोकना है, अगर कोई यहाँ स्टॉप कर दे परफेक्ट आंसर है। लेकिन अब इसके बाद बुक का आंसर बनाने के लिए ज़रा इधर और करो। ये 4 लिखा है, 4 को और क्या लिख सकते हैं? करते हैं अब इसके अंदर हम, इक्वल्स टू टी प्लस 4 अंडर रूट टी प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ मैं इसे। इसकी वजह, हाँ भाई कुछ क्लिक हो रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ऐसा क्यों किया? 2 इंटू 2 में इसको अलग अलग करके क्यों दिखाया मल्टीप्लाई में? बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूँ, 2 ln। देखो चलो ये वाला 2 ln साथ रख लो, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है। याद करो, प्रॉपर्टी थी लॉग की। ये लो बेटा, ये 2 पावर में आ गया प्लस c, अंदर क्या लिखा जाएगा? वही जो ln का पूरा फंक्शन है तुम्हारा, t प्लस 1 माइनस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इस स्टेप में 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा था, फिर एक कोफिशिएंट को हमने होल पे पावर बना दिया, 2 ln अंडर रूट टी प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब हम ज़रा और मज़ीद आगे इधर गौर करो। अगर इधर गौर करो तो अब हम चलते हैं आगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, t प्लस 4 अंडर रूट टी प्लस 1 प्लस 2 ln अंडर रूट टी प्लस 1 माइनस 1 एक बार इंटू अंडर रूट ऑफ टी प्लस 1 माइनस 1 दूसरी बार। इस तरह लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल वही तो हमने काम किया है। ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ था, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार लिख लो प्लस सी। ये क्यों किया? इसकी वजह यह है कि अब इसे रैशनलाइज करके बुक के आंसर की करीब करीब लाया जाएगा। ठीक है, बुक का आंसर बनाना है, इस वक्त चैलेंज तो यही है ना कि बुक का आंसर लाइए। बुक का आंसर लेके आ रहे हैं हम, टी प्लस 4 अंडर रूट टी प्लस 1, ये सब ऐसे ही कॉपी चलता रहेगा यहाँ। अब जो चेंजिंग आएगी ना, ये 2 फैक्टर भी अनचेंज रहेंगे,
प्लस में है दोनों, एक मिनट, सॉरी माइनस में है दोनों, रूट टी प्लस वन माइनस वन इंटू रूट टी प्लस वन माइनस वन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टी प्लस वन। रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं इसे ताकि बुक का आंसर आए। कोई शर्त नहीं है रैशनलाइज की, कोई शर्त नहीं है, लेकिन बुक का आंसर अगर बनाना है तो उसका तरीका ये है। ठीक है, अब यहाँ देखना ज़रा, ये फैक्टर और ये फैक्टर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे अब ये। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, पहले हम इनको लिखेंगे। तो पहले ज़रा सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। टी प्लस वन प्लस टू एल एन, हाँ बेटा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है पहले वही लिखवा दो मुझे। अंडर रूट ऑफ टी प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टी प्लस वन, ताकि सारा झगड़ा खत्म हो जाए। अब यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़रा बताना मुझे। रूट टी प्लस वन का स्क्वायर लोगे और माइनस वन का स्क्वायर लोगे ना, तो क्या बन जाएगा? ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, टी प्लस वन माइनस वन, इसका आंसर यहाँ से वन कैंसिल, टी बचेगा। डायरेक्ट टी नहीं लिखूंगा मैं यहाँ, लेकिन टी प्लस वन माइनस वन लिख सकता हूँ। ये मैंने रफ में ही उन बच्चों के लिए करके दिखाई है जो यहाँ फंस रहे हैं कि सर ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई कैसे होंगे। तो ये ऐसे होंगे बेटा, टी प्लस वन माइनस वन। अब ये कहाँ से आया? ये रिवर्किंग इसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया। चाहता मैं यहाँ डायरेक्ट टी लिख देता, लेकिन फिर ना बहुत सारे चेहरे एकदम शौक में आ जाते। तो बहरहाल टू एल एन प्लस वन, क्या बचा यहाँ से? इनटू टी बचा सिर्फ, प्लस सी। आंसर के बिल्कुल बेहद करीब आ गए हम। हाँ भाई, अब ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, एल एन ऑफ ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो टू एल एन ऑफ पहली टर्म प्लस टू एल एन ऑफ दूसरी टर्म, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम, किताब में आंसर में हुई भी है तो कर रहे हैं। टी प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट टी प्लस वन प्लस टू एल एन टी प्लस सी। ये लो बेटा, ये बुक का आंसर है। बुक में यहाँ इस तरह करके छोड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था 6 से 8 लाइनें इजाफी हमें करनी पड़ गई सिर्फ बुक का आंसर बनाने के लिए, वरना यहाँ भी जो आंसर आया था ऊपर ये वाला, ये आंसर ओके था बिल्कुल। ठीक है, और बहरहाल ये पूरी मैंने वर्किंग करके यहाँ तुम्हें दिखा दी है कि बुक में कैसे आया। सवाल को एक बार वापस अगर दिखा सकूं तो ये क्वेश्चन था, लेट करके हम चले क्योंकि रेडिकल का था, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ फिर उसको जो है अलजेब्रा से सॉल्व करो। तो फिर हम आए, हमने ये वर्किंग सॉल्व की पूरी, फिर बुक का आंसर बनाने में लग गए बस। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका। अब ये सवाल आज के हो गए हमारे मुकम्मल। पुरानी डिस्कशन पे ही तकरीबन 20 मिनट लग गए हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो है बेसिकली वेक्टर्स। वेक्टर्स में एक चीज़ क्लियर कर दूं, 9.5, 9.6, 9.7 सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजें हैं कोर्स में। ठीक है, अब कल हमने फिर 9.1 क्यों करा दी बेटा? अगर नहीं कराते ना तुम लोग बिल्कुल ही ब्लैंक चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कल तुम्हें थोड़ा सा वेक्टर से यूज टू कराया गया कि भाई वेक्टर पे थोड़ा सा अब जो है ना प्रैक्टिस में आ जाओ, ताकि मेन एक्सरसाइज ये है। आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 मल्टीप्लिकेशन, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन।
ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन दो तरीके की होती है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इनके और भी नाम होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? शाबाश, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं बेटा? CROS, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इनके ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले स्केलर की बात कर लेते हैं। स्केलर क्या है? स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब ये दोनों डॉट मल्टीप्लाई होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इनका रिजल्ट बनेगा एक स्केलर क्वांटिटी। C इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? वहाँ वेक्टर क्वांटिटी बनती है। जब मैं क्रॉस को डिटेल में अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। पहले डॉट प्रोडक्ट को देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की मैं अगर तुम्हें फिगर बना के दिखा सकूं, ये वेक्टर ए है बेटा, ये कोई वेक्टर बी ले लो। ठीक, इन दोनों में दरमियानी एंगल, कोई भी एंगल, यहाँ मैंने अल्फा रखा है। अब ये एक फिगर सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताइए, अब इसका इस्तेमाल देखना। मैग्नीट्यूड निकालो जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा। आ रहा है कुछ कुछ मैट्रिक याद है? स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस, यानी कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इंक्लूडिंग एंगल। अब यहाँ से क्या हम एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? कॉस अल्फा को लिखने का एक और तरीका, कॉस पहला वेक्टर कॉमा दूसरा वेक्टर इक्वल्स टू सी को हमने क्या ऐड किया हुआ था? वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी लिख दिया सी की जगह। अपॉन वाली टर्म अनचेंज है, उसको नहीं छेड़ रहे। मॉड ए मॉड बी, ये लो, तुम्हारी मैट्रिक की किताबों में भी तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। मैट्रिक के अंदर था ये, और फर्स्ट ईयर के अंदर तो बाकायदा है। अब हाँ बेटा, वही फिजिक्स वाला ही वेक्टर है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले कि अगला मैं तुम्हें सवाल कराऊं, एक चीज तुम्हें और याद दिलाता हूँ पुरानी। आई जे के याद है? आई जे के, इनके ऊपर कैप होता था। आई के ऊपर कैप होता था, जे के ऊपर कैप, के ऊपर कैप होता था। ये क्या होते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और इनके भी प्रोडक्ट याद कराए थे तुम्हें पिछली क्लासों में, याद करो जरा। पढ़ के आ चुके हो तुम लोग ये, फर्स्ट ईयर में भी मैट्रिक में भी। आई डॉट आई नहीं यकीन आ रहा? मॉडुलस ऑफ 1 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 आई डॉट आई सेम प्लेन पे, कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये 1 लिखा है बेटा मैंने, ये 7 नहीं है। 1.1 इंटू कॉस ऑफ 0। आई डॉट आई की क्या वैल्यू आ गई? आई डॉट आई इक्वल्स टू 1। इसी तरह से जे डॉट जे निकालोगे वो भी 1 आएगा। इसी तरह से के डॉट के निकालोगे वो भी 1 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर हम चलते हैं कि अगर सेम प्लेन पे ना हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे? आई डॉट आई, तो सेम प्लेन के थे ना दोनों यूनिट वेक्टर्स। अगर ये हो जाए कि आई डॉट जे, अगर मैं पूछ लूं, आई अगर एक्स प्लेन पे है तो जे वाई प्लेन पे। ठीक है,
दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। अब जब परपेंडिकुलर हो गए तो मैग्नीट्यूड में तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 मॉडुलस ऑफ 1 रहा दोनों जगह। एंगल चेंज हो गया, cos 90 डिग्री हो गया बेटा यहाँ। ठीक है, आई डॉट जे यूनिट वेक्टर्स इसके बराबर निकलते हैं 0 के, क्यों? cos 90 की वैल्यू। ठीक है, ये 0 के बराबर है। इसी तरह आप इनको भी ऐसे लिख लेते हैं कि ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं, आई डॉट आई जहां भी इस्तेमाल होगा वहां डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब जे डॉट जे पे डायरेक्ट 1, के डॉट के पे डायरेक्ट 1 लिखेंगे। इसी तरह आई डॉट जे अगर कहीं इस्तेमाल हो जाए या जे डॉट के इस्तेमाल होगा अभी, फिर के डॉट आई इस्तेमाल होगा, इनकी जगह डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, ये जो हमने बहुत पुरानी बातें तुम्हें रिकॉल करा दी आज कि ये सब कुछ अब आने वाला है इन एक्सरसाइजेस के अंदर। अब हम मूव करते हैं आज के क्वेश्चन पे। ये लीजिए, अब सवाल ये है कि पहले तो सबसे एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं बेटा, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन 1-2 ये क्यों लिखा है? ये यूं लिखा है कि क्वेश्चन 2 जो है वो 1 से ही लिंक्ड है। ठीक है, 2 के अंदर जो डेटा हमें यूज करना है वो 1 का यूज करना है, इसलिए हमने इस तरह लिखा हुआ है इसमें। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पहले 1 जैसा सवाल समझ लो। तो हम करते हैं इसको। वेक्टर क्या गिवन है बेटा? वेक्टर ए गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 4k। वेक्टर बी क्या गिवन है बेटा? 5i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, मैं जरा वेक्टर टैली कर लूँ। 3i प्लस 2j प्लस 4k बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ए डॉट बी मालूम क्या करना है? फाइंड ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, निकालते हैं अभी। ए डॉट बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है बेटा? 3i प्लस 2j प्लस 4k इंटू 5i माइनस 3j प्लस 6k। मल्टीप्लाई करवाओ ज़रा इनको। अब एक चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, 3i और 5i x वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, i यूनिट वेक्टर वाला i यूनिट वेक्टर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 15 i डॉट आई। ठीक, माइनस माइनस क्यों आ गया सर? सर अगली टर्म में ये देखिए ना, 2j मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3j से, तो माइनस यहाँ से निकला। ठीक, अगली टर्म पे माइनस लगा हुआ था तो हमें लिखेंगे 3 2 6 j डॉट j। सिर्फ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बेटा, प्लस 4 6 24 k डॉट k। ठीक, इक्वल्स टू 15 इंटू 1 आई डॉट आई 1 होता है। कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा लिखता है कि आई डॉट आई 1, ठीक है बेटा लिख सकते हो, रेफरेंस यहाँ नीडेड नहीं है। 24 ए डॉट बी का नेट आंसर क्या आया? 33 ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट तो आ गया मेरे पास। अब ये जो हमने स्टेप करा 1 दिखाया यहाँ तक कि ये स्टेप भी जो हमने किया आगे शायद ना करें। ये अभी बहुत बिल्कुल बेसिक स्टेप किए हैं मैंने ये दोनों। मैं अगले सवालों में शायद ये स्टेप ना करूं, मैं डायरेक्ट मैं यहाँ ले आऊँ वैल्यूज पे। क्यों आई डॉट आई हो रहा है, जे डॉट जे हो रहा है? इसकी वजह ये बिल्कुल बेसिक स्टेपिंग है, ये तुम्हें आनी चाहिए और छोटी क्लास होगी है। तो बहरहाल अगर कोई बच्चा इस तरह फुल डिटेल में लिखता है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, अलाउ है। अब कॉस ऑफ ए बी ये हमें चाहिए। ऑल्सो फाइंड कहा हुआ है ना सवाल में, ए डॉट बी तो हमने निकाल के दे दिया, ए डॉट बी का तो आंसर बन चुका है हमारा।
अगली चीज क्या पूछी है वो निकालना है। वेक्टर ए क्या है बेटा, 3i प्लस 2j प्लस 4k। इसी तरह वेक्टर बी लिखवाओ क्या है, 5i माइनस 3j प्लस 6k। मॉडुलस ऑफ ए, अब इस फॉर्मूले पे जाने के लिए हमें मॉडुलस चाहिए होता है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था फॉर्मूला मैंने, ठीक है। कॉस ए कॉमा बी का फॉर्मूला मैं तुम्हें फिर याद दे रहा हूँ। कॉस ऑफ वेक्टर ए कॉमा बी का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी, ये तो आ चुका है, अभी अभी निकाला हमने ए डॉट बी, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ठीक, अब दोनों के मैग्नीट्यूड मिसिंग है तो निकाल रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड। कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 16। मॉडुलस ऑफ ए क्या आ गया, √29 यूनिट्स। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ बी निकालते हैं। 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 प्लस 36। मॉडुलस ऑफ बी √70 यूनिट्स। ठीक, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलो फॉर्मूले पे चलते हैं। कॉस ऑफ वेक्टर ए कॉमा बी, ये हमें चाहिए, ये पूछा हमसे, इक्वल्स टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या निकाली अभी, 33 अपॉन √29 इंटू √70। दोनों वैल्यूज रूट में थी, एक रूट में ले आओ, मल्टीपल करा लो। चाहो तो यही आंसर दे दो, चाहो तो 29 को 70 से मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू आ रही है 33 अपॉन ऐसे आंसर दे दो। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये तो हो गया एक सवाल, ठीक है। अगला सवाल ये लो बेटा, 9.5 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा सवाल है ये। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन 3 से बिल्कुल मिलता जुलता एक सवाल हमने बनाया हुआ, ये वो है। अब यानी कि अगर तुमने ये अच्छे तरीके से समझ लिया, क्वेश्चन 3 तुमसे आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 3 बेटा, वेक्टर इसमें क्या पॉइंट्स दिए हमें ए बी सी। ओके, ए बी सी पॉइंट्स हमें पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ए बी सी लिख लेते हैं। 5 2 -1। पॉइंट बी क्या है, 2 6 -4। और पॉइंट सी क्या है, 1 3 और 5। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स आ गए। सवाल पढ़ो। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड कॉस बी, कॉस एंगल बी। अब ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये लो बेटा, एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। लेकिन एंगल बी अगर इसने पूछा है, एंगल बी कब बनेगा, बी से एंगल कब बनेगा, जब एक वेक्टर B2 C जाए और एक वेक्टर B2 A जाए, तभी तो बीच में ये एंगल बनेगा, एंगल बी। एंगल बी जो कहा जा रहा है, इसे क्यों कहा जा रहा है कि बी से एंगल बन रहा है। बी से दो डायरेक्शन आ रही है, या तो बी ए वेक्टर या बी सी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स होंगे तभी एंगल बी जनरेट होगा। अगर कहता है एंगल सी, तो हम ये दो वेक्टर्स लेते सी बी और सी ए। ठीक है, यहाँ एंगल बी पूछा था तो हमने ये फिगर बनाई। इस तरीके से फिगर बनाने में देखो कितना आसानी हो रही है। कॉस ऑफ एंगल बी चाहिए मुझे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेसिकली मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। दो वेक्टर्स जो इंक्लूडेड हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, बी ए वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, उसको इस फॉर्मेट में अप्लाई किया है बस। पॉइंट ए गिवन था, तो ज़रा ओ ए निकाल लें। ओ ए हम कोशिश करते हैं, चलो यहाँ निकालते हैं। ओ ए क्या बनेगा बेटा? ओ ए लिख रहा हूँ तो इक्वल्स टू लगाऊंगा 5 2 -1। ओ बी लिखवाओ ज़रा बेटा, क्या बन रहा है? 2 6 -4। और ओ सी भी लिखवा दो, क्या बन रहा है? ये अभी तक हम सिर्फ सारे टूल्स जमा कर रहे हैं कि अब अप्लाई करेंगे सबको। यहाँ देखो फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बी ए चाहिए, बी सी चाहिए। पहले तो बी ए वेक्टर निकालो। अब बी ए वेक्टर का क्या फॉर्मूला बनेगा? बाद में ए आ रहा है, यानी कि ए हेड है तो हेड माइनस टेल करते हैं, क्या बनेगा? ओ ए माइनस ओ बी। ये कल वाली क्लास याद करो, कल तुम्हें कितना टाइम देके ये चीज़ समझाई थी, आज वो चीज़ अप्लाई हो रही है और हर सवाल में तकरीबन होगी इसी तरह। ओ ए की वैल्यूज 5 2 -1 माइनस हो रहा है किससे? 2 6 -4 से। अब माइनस अगर हो रहा है तो माइनस करते हैं, एक्स वाली टर्म में से एक्स वाली टर्म जाएगी। 5 -2 2 -6 -1 -4। बी ए वेक्टर निकलता हुआ आ रहा है। 5 में 2 गए, 3 -4 और 3 -9 +4 और -1, तो ये 3 हो गया। लेकिन आज हम इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, आज हमारी फॉर्मेट हो गई चेंज। बी ए सारे सवाल आई जे के फॉर्मेट में आएंगे। -4j +3 के, ये है आज हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अभी तो बेटा सिर्फ बी ए निकाला है, बी सी बाकी है, भी निकालते हैं। बी ए हो गया। अच्छा, बी ए को एक काम करो, बी ए वेक्टर आ गया ना, अब बी ए का मैग्नीट्यूड भी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, यही निकाल देते हैं। बी ए का मैग्नीट्यूड भी साथ साथ निकाल दो, तो √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी हाथ के हाथ। √34 यूनिट्स। बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया और बी ए वेक्टर खुद भी आ गया। ये दो चीज़ें तो आ गई, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे ये दो, लेकिन इससे पहले ये दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या? बी सी वेक्टर और बी सी का मैग्नीट्यूड। चलो निकालते हैं। मैं यहाँ बराबर में वर्किंग कर लेता हूँ इसकी, ताकि तुम्हें समझ में आता रहे। बी सी वेक्टर की अब हम वर्किंग कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा? सी बाद में ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, ओ सी और ओ बी की वैल्यूज अभी निकलवाई है मैंने, ओ सी और ओ बी। चलो बेटा इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वल्स टू 1 -2 3 -6 5 -4। अगर कोई बच्चा यहाँ परेशान हो रहा है कि सर आपने इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, तो बेटा देख लो, ओ सी की वैल्यू 135 थी, तो 1 में से 2 माइनस होगा, x में से x माइनस होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, चलो बेटा एक डिटेल्ड स्टेप दिखा देता हूँ तुम्हें। मैं असल में वो जुम्मे की वजह से आज थोड़ा टाइम को यहाँ से कुछ हद तक बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चलो करा देते हैं। 135 माइनस होगा किसमें से? 26 -4 में से। ठीक है, ये स्टेप करा, इसके बाद ये आ गया। ठीक, अब जो वैल्यू हमारे पास आ गई बी सी वेक्टर की, वो क्या आ गई बेटा? दो में से एक गया -1, तो मैं डायरेक्ट आई जे के में लिखूंगा -i -3j +9 के। ठीक है, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट हो गई, बी सी वेक्टर में से एक रिक्वायरमेंट पूरी। इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 91 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड भी आ गया।
क्या हुआ, सवाल खत्म हो गया? नहीं सर, सवाल तो अभी स्टार्ट हुआ है, सवाल तो अभी स्टार्ट हुआ है। ये तो हमने कुछ चीजें निकाली हैं, सिर्फ 4 चीजें एंगल बी निकालने के लिए। बी ए वेक्टर आ गया, ये रहा। बी सी वेक्टर आ गया, ये रहा। बी ए का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड। बेटा यहाँ गौर करो जरा ऊपर, ये दो वेक्टर्स अभी जो निकाले हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ऊपर। तो पहले इन दोनों को लिखो, डॉट प्रोडक्ट लो इनका, फिर फॉर्मूला में अप्लाई होगा। हाँ, लंबा है क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन तो है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने दो वेक्टर्स निकाले थे, ये बी ए और बी सी, अब हम इन दोनों को उस फॉर्मूले के लिहाज से, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है न्यूमरेटर में बी ए डॉट बी सी चाहिए सर, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। बी ए की वैल्यू लिख लो, 3i माइनस 4j प्लस 3k डॉट माइनस i माइनस 3j प्लस 9k, मल्टीप्लाई करवाओ बेटा। 3 और -1, 3 -1 टाइम्स तो -3, i डॉट i 1 हो जाता है तो नहीं दिखाया, प्लस, अब ये प्लस क्यों आ गया, -4 और -3, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, j डॉट j फिर 1 हो जाता है, प्लस 3 9 जा 27, k डॉट k फिर 1 हो गया। ठीक है, ये लो बेटा, ये वैल्यू आ गई। बी ए डॉट बी सी की वैल्यू फाइनली क्या निकल कर आई, 36 यूनिट्स। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने ऊपर, कॉस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू बी ए डॉट बी सी, डॉट प्रोडक्ट अभी अभी हमने निकाला, ये रहा, ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, अपॉन मॉडुलस ऑफ बी ए निकाल चुके हैं, इंटू मॉडुलस ऑफ बी सी कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस ऑफ एंगल बी 36, ये वैल्यू इनके डॉट प्रोडक्ट की, अपॉन √34 आ रहा था एक मॉडुलस, मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये लो, और दूसरा क्या आ रहा था, 91, √91 लिख देते हैं, इंटू अंडर √91। ठीक है बेटा, कॉस ऑफ एंगल भी आ गया हमारे पास आंसर, डॉट डाल दिए मैंने इसमें, नेट आंसर इसका मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देख रहे हो आई जे के कितना डिटेल में आज इस्तेमाल हो रहा है, और ये होगा इसी तरह इस्तेमाल होंगी ये चीज़ें अब, क्योंकि वेक्टर अब थोड़ा सा जो है ना, समझ लो बड़ा हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ये क्वेश्चन है, ये जो आगे हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर नहीं जाओ। ठीक है, क्वेश्चन 4 के सिमिलर ये क्वेश्चन है, तो अब हम पहले इसको कर लेते हैं। 45 हो गए हैं, चलो ठीक है, 48 हो गए हैं बल्कि, मैं टाइम देख रहा था, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लास आज ऊपर जाएगी। लेट बेटा, लेट करके, इफ दिस कॉमा दिस आर पोजीशन वेक्टर्स, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, पहले तो वो सुन लो, ए कैप, यूनिट वेक्टर ए निकालना है, इसका फॉर्मूला मैट्रिक्स में बढ़ के आयो, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसको यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहले हमें इसका वेक्टर चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर्स। दीज का मतलब इन दोनों वेक्टरों के यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। लेट वेक्टर ए मैंने लेट कर लिया, पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट को वेक्टर बना के लिखो, 2 3 2 -1। वेक्टर ए अदर फॉर्मेट क्या हो गई, 3i प्लस 2j। बेटा ये छोटा सा कैप लगाना है, सब में हर जगह लगाया है मैंने, ठीक है। अब ये तो हो गया ए, मॉडुलस ऑफ ए चाहिए, निकालते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ रही है, 941।
√14 यूनिट्स, मॉडुलस ऑफ ए भी आ गया। क्या यूनिट वेक्टर ए आ सकता है यहाँ से? बिल्कुल आ सकता है सर। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3i प्लस 2j माइनस के अपॉन √14। इसका आंसर लिखने का तरीका, वेक्टर ए 3/√14 और टाइम्स ऑफ i प्लस 2/√14 टाइम्स ऑफ j माइनस 1/√14 टाइम्स ऑफ k। और ए कैप यानी कि ए यूनिट वेक्टर लिखने का एक और तरीका क्या, 1/√14 अलग रखो, बाकी पूरा वेक्टर दिखा दो आई जे के फॉर्मेट के अंदर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या और भी कोई तरीका है सर? बिल्कुल है। और यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू 1/√14, इस बार इसे पॉइंट बना के लिख लो। 1 2 3 तीनों तरीके बिल्कुल पॉसिबल हैं। क्या ये आंसर है? नहीं, अभी आधा आंसर होगा ये। इसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर्स। हमने तो ए का यूनिट वेक्टर निकाला है सिर्फ, बेटा बी का भी तो पूछ रहा है। तो जैसे लेट गया है ऊपर ए, तो इसी तरह बी भी तो लेट होगा। बी मैंने उस वक्त यूं नहीं कराया ताकि तुम लोग एकदम से परेशान नहीं हो। तो बहरहाल बी यूनिट वेक्टर लिखवाओ बेटा। क्या है? 5 4 और 6 है। आई जे के में क्या होगा? चलो पहले 5, 4, 6 दिखाऊं। आई जे के में क्या होगा? 5i प्लस 4j प्लस 6k मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर √25 प्लस 16 प्लस 6 36 √77 यूनिट्स आ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है। यूनिट वेक्टर बी निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर बी के लिए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 5i प्लस 4j प्लस 6k अपॉन √77। इसका आंसर लिखने का वही तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया कि इस तरह लिखे जा सकते हैं। ठीक है, हम इस मेथड पे लिख रहे हैं। 1/√77 टाइम्स ऑफ 5i प्लस 4j प्लस 6k। दोनों चीज़ें आ गई, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, आंसर। बस ये था आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और पिछले सवाल की बनिस्बत ये थोड़ा सा आसान था। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। इसमें क्या है? इस सवाल की अगर मैं बात कर लूँ तो बेटा 9.5 क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता सवाल है ये। 4 जो आगे प्रिंटेड हुआ हुआ उसको नहीं देखो, 5 से मिलता जुलता सवाल है ये। ठीक है, 5 एग्जैक्टली ये नहीं है तुम्हारी किताब का, लेकिन उससे सिमिलर है। इसमें है क्या कि ये प्रूफ करना है इफ आर इज अ वेक्टर एंड टी इज अ वेक्टर, आर एंड टी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए एक चीज पहले ये दिमाग में बिठा लो अपने, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, लिख भी रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है बेटा? एमसीक्यू है ये। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स is always equals to 0। ठीक है, यानी कि ए डॉट बी 0 होगा, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक, ये चीज याद रखनी है, ये एमसीक्यू भी है तुम लोगों का। अब इसी के ऊपर इसने सवाल बना के दे दिया
इसमें वेक्टरों के नाम चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं। वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी चाहिए हमें, तो जरा दोनों को लिखते हैं आईजेके में। अच्छा, आईजेके में गिवन है, थैंक यू अंकल, 3i प्लस जे प्लस 4k कैप कैप डॉट आई माइनस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवाओ बेटा, 3 1 जा 3, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो 3। जिससे समझ में नहीं आ रहा बेटा ये किया है आई डॉट आई माइनस, अगला अब माइनस क्यों लिखा मैंने, अगला फैक्टर देखो ना बेटा जे वाला, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, -3 टाइम्स ऑफ जे डॉट जे, यहाँ नहीं लिख रहा, प्लस 2 4 जा 8 के डॉट के, ये भी 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहा आगे। यहाँ दिखा दिया था तुम्हें तो यहाँ शो भी कर दिया हमने, ये लो, वरना ये आई डॉट आई यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 - 3 + 8, हाँ भाई 3 से 3 गया तो क्या बचेगा 8, आर डॉट टी। हाँ बेटा, क्या ये 0 हो रहा है, नहीं, नॉट इक्वल्स टू 0 है सर, ये तो 8 आ गया। इसका मतलब क्या है, डेट इज वेक्टर आर एंड वेक्टर टी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर ये था बस, ठीक है। हाँ, इतने आसान आसान क्वेश्चंस भी हैं, और बल्कि वेक्टर में तकरीबन क्वेश्चंस आसान ही हैं, कुछ हैं जो थोड़े लेंदी हैं, ठीक है, वरना ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि आसान है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ज़रा इसको देख लेते हैं बेटा, अभी तक हम डॉट प्रोडक्ट पे चल रहे हैं और मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट का ये आखिरी सवाल है। इसके बाद मैं क्रॉस प्रोडक्ट में स्टार्ट करूंगा आज की ही क्लास के अंदर इंशाल्लाह। क्वेश्चन 6 से मिलता जुलता सवाल है, जो आपकी किताब में क्वेश्चन 6 है उससे मच सिमिलर है ये। तो पहले ये बात कर लेते हैं बेटा, मीट्स ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है। वेक्टर मीट्स ऑर्थोगोनली मतलब वही वर्डिंग चेंज कर दी, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दो वेक्टर जब ऑर्थोगोनली मीट करते हैं इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो पिछले सवाल में डॉट प्रोडक्ट के नाम पे पूछ रहा था, यही सवाल इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, वर्डिंग चेंज कर दी, ऑर्थोगोनल बना दिया, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर उतार लेते हैं जल्दी से, u प्लस एच टाइम्स ऑफ वी वेक्टर, क्या पढ़ रहा हूं मैं इसे, u प्लस एच टाइम्स ऑफ वी वेक्टर इक्वल्स टू, वेक्टर u लिखवाओ जरा, 2i प्लस 4j माइनस k प्लस h टाइम्स ऑफ v वेक्टर लिखवाओ i माइनस 3j प्लस 2k। हाँ भाई, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे 2i प्लस 4j माइनस k। अब एडिशन को आसान बनाने के लिए ना मैंने कोफिशिएंट को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया अगले में, जिसके साथ मल्टीप्लाई था, एच आई हो गया माइनस 3hj हो गया प्लस 2hk हो गया, ठीक है। ये स्टेप वैसे हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैं इतना डिटेल में करा रहा हूँ। 2i प्लस बेटा x वाली टर्म x में ऐड होगी, यानी कि ये समझ लो i वाली टर्म i में ऐड होगी, एच आई प्लस 4j, जे वाली टर्म जे में ऐड होगी, माइनस 3hj प्लस k वाली टर्म k में, तो माइनस k प्लस ट्वाइस ऑफ एच के, ठीक है यहाँ तक। अब कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में, आई डॉट आई जे डॉट जे, ये देखो जरा, यहाँ से हमने कॉमन लिया आई, यूनिट वेक्टर आई, तो अंदर बचेगा 2 प्लस एच प्लस 4 माइनस 3hj माइनस 1 प्लस 2hk। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आ रहा किसी को भी। एस u प्लस
एच टाइम्स ऑफ वी एंड बेटा एक वेक्टर है ये एक, फाइंड एच सेट दैट दिस एंड दिस, ये दो वेक्टर, तो पहला वेक्टर एंड वी मीट ऑर्थोगोनली, इसका मतलब क्या इसकी शर्त है ऑर्थोगोनल होने के लिए, देयरफॉर u प्लस एच टाइम्स ऑफ v इंटू वी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, रखते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर। अब ये जो हमने निकाला था, यहाँ मैं लिखूँ ये कि क्या चीज़ निकाली है, u प्लस एच वी, बेटा ये तो एक वेक्टर निकाला है सिर्फ। अब ये मल्टीप्लाई होगा वेक्टर v के साथ, वेक्टर v हमने सवाल में ये रहा गिवन है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अब। चलो करवाते हैं, 2 प्लस एच टाइम्स ऑफ आई प्लस 4 माइनस 3h टाइम्स ऑफ j प्लस -1 प्लस 2h टाइम्स ऑफ k इंटू वेक्टर v क्या है, i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल्स टू 0। अब i वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, j वाली j से मल्टीप्लाई होगी, k वाली k से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान करने की जरूरत है तुम लोगों को, और यहाँ मैं खुद वर्डिंग लिखवा रहा हूँ तुम्हें ये वाली, ताकि तुम लोग फंसो ही नहीं। ठीक है, 2 प्लस एच 1 टाइम्स ऑफ आई डॉट आई प्लस, हाँ बेटा 4 माइनस 3h मल्टीप्लाई होगा -3 से, पहले 4 को मल्टीप्लाई कराओ, 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा -12, फिर -3 से प्लस का 9, ये तो आएगा। ठीक है, इसके साथ क्या है 9h, 3h था तो 9h हो गया, j डॉट j, ये लो। ठीक है, प्लस तीसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाओ जरा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस 2 2 दा 4h, क्योंकि h यहाँ लिखा हुआ था इसके साथ, k डॉट k इक्वल्स टू 0। अब i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, ये बार बार रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 2 प्लस एच इंटू 1 प्लस, चलो लिख लेते हैं -12 प्लस 9h इंटू 1 प्लस -2 प्लस 4h इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ये पूरा एक सिस्टम में था, ठीक है, एक ब्रैकेट में था ये, 2 प्लस एच -12 प्लस 9h सब ओपन कर दिए ब्रैकेट, -2 प्लस 4h इक्वल्स टू 0। कुछ कैंसलेशन हो रही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, -12 बच रहा है बस, प्लस 14 टाइम्स ऑफ h इक्वल्स टू 0। अब h की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, ये लो 14h 12 के बराबर हो जाएगा, 12 को वहाँ ले जाओ, प्लस हो गया, h की वैल्यू आ गई 6/7। आंसर पूछा गया फाइंड h। ठीक है, सवाल में h पूछा था, h निकाल दिया हमने, वर्किंग पूरी करके दिखा दी, इसी तरीके से होगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने, हाँ अब अगला टॉपिक भी अभी तो मैं कवर कराता हूँ, एक बज चुका है 12 यहाँ पे हमारे पास, तो इसके बाद लेक्चर कुछ थोड़ा सा शेयर करना है क्लास वर्क होमवर्क के हवाले से, वो भी तुम लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया आज हमारा फिनिश। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं जरा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट कोई वेक्टर सी बनेगा, कब, जब बीच में क्रॉस होगा। पहले डॉट था तो स्केलर बन रहा था, अब क्रॉस है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ये। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें अगर हम इसकी, तो वेक्टर सी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, साइन अल्फा, कोई भी एंगल लिख लो, थीटा लिख लो, अल्फा लिख लो। तो ये अभी समझाने के लिए मैं तुम्हें कर रहा हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इन दोनों का दरमियानी एंगल फर्ज करो अल्फा था यहाँ, तो मैंने अल्फा रखा, ठीक है। ए डॉट बी, सॉरी, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी साइन अल्फा, ये पढ़ा जाता है। साइन अल्फा निकल सकता है सर यहाँ से? हाँ निकल सकता है। मॉडुलस ऑफ सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए अपॉन में। साइन अल्फा को और क्या लिखा जा सकता है? जो वेक्टर्स हैं वही लिख दो दोनों, बीच में कॉमा लगा के। वेक्टर्स साइन ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी इक्वल टू सी को हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ सी को हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। सी को हमने बताया था कि ए क्रॉस बी के बराबर है, इसका मॉड इसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये लो बेटा, अब ये फॉर्मूला चलेगा जिस तरह हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला चलाया, 3 से 4 सवाल कर दिए हमने इसके ऊपर। इसी तरह अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के ऊपर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट, इसमें एक चीज इस्तेमाल होती है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा? कि ये दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे, वेक्टर बी, वेक्टर ए, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में यकीनन कोई एंगल होगा, अल्फा नाम ले दिया। यहाँ ऊपर की तरफ इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलरली भी तो कोई वेक्टर जा रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उस वेक्टर को वो जो फोर्स होगी, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, ये 3D में तो मैं तुम्हें अभी नहीं दिखा सक रहा, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये वेक्टर यूं ड्रॉ हुआ हुआ है, ये बेसिकली यूं है, ठीक है। एक्स प्लेन, वाई प्लेन, यानी कि एक वेक्टर, दो वेक्टर, तो तीसरा ये रहा। ये बताता है राइट हैंड रूल। कैसे? ये लो, राइट हैंड पे ये एंगल है, एंगल बता रहा है कि कोई डायरेक्शन होगी, ये लो डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन इस तरफ बना दी मैंने। थंब क्या बता रहा है? थंब बता रहा फोर्स अपसाइड है, फोर्स कहाँ लग रही है? अपवर्ड, ये राइट हैंड है, ठीक है। ये लो, फोर्स जा रही है अपवर्ड, इसी को ऐसे रिवर्स कर लो, सही है। फोर्स डाउनवर्ड हो गई, तो ये आपका राइट हैंड रूल यहाँ बहुत फिट आता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, ए क्रॉस बी के केसेस में। तो यहाँ हम थोड़ा सा बच्चे को पढ़ा देते हैं ये चीज। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, फर्स्ट करो इसे सी नाम दे दो, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और बी के, एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो आपके वेक्टर का प्लेन है, ये दोनों बातें लिख लो बेटा, ये बड़े MCQ है तुम्हारे लिए। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर्स। प्लेन क्या होता है? वो एक्सेस जिनके ऊपर आपके वेक्टर ए भी ड्रॉ हुए हैं। तो और करके बेसिकली ये सेंटेंस लिखना चाहिए मुझे। बहरहाल यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आई डॉट आई, जे डॉट जे पे तो बात कर चुके हैं हम पहले। अब जरा हम बात करते हैं आई क्रॉस आई पे। आई क्रॉस आई, अगर ये आ जाए तो क्या होगा? क्या होता है? जीरो होता है, वन होता है, क्या होता है बेटा? जीरो होता है। आवाज आई बच्चे की, सर जीरो होता है, कैसे? इसका जरा प्रूफ देख लो। दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, सेम प्लेन पे, आई डॉट आई, दोनों सेम प्लेन पे, तो साइन एंगल जीरो होगा, 0 डिग्री, साइन एंगल जीरो। आई क्रॉस आई,
इक्वल्स टू 0। इसी तरह जे क्रॉस जे 0 है, इसी तरह के क्रॉस के 0 है। ठीक है, अब हर दफ़ा आई क्रॉस आई पे मेंशन कराने की ज़रूरत नहीं है कि 0 होता है, ये अंडरस्टूड है, कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो, लेकिन गलत नहीं लिखना। आई डॉट आई बता दिया, सेम प्लेन। अब ज़रा हम चलते हैं परपेंडिकुलर वालों पे। कैसे? आई क्रॉस जे, ये क्या होगा? आई क्रॉस जे करके देखते हैं इसको ज़रा। 1 1 साइन 90 इक्वल्स टू आई क्रॉस जे। हाँ बेटा, जो बच्चे 1 कह रहे हैं, जो बच्चे 1 कह रहे हैं, वो जरा गौर कर लें इस चीज के ऊपर। 1 इंटू के होता है ये, सही है। आई क्रॉस जे के बराबर है। इसी तरह सारे एक दूसरे से किस तरह इंटरलिंक होंगे अभी समझा रहा हूं मैं, क्योंकि जो बच्चा यहाँ 1 कहने जा रहा था, मैं उसको ये दिखा दूं। आई क्रॉस जे के बराबर, के क्रॉस जे। बेटा डॉट प्रोडक्ट में ये नहीं था, लेकिन इसमें है। के क्रॉस जे माइनस आई। अब ये माइनस क्यों लिख दिया मैंने, अभी समझाता हूँ क्यों लिखा। आई क्रॉस के माइनस जे। अब ये साइनें अपनी मर्जी से थोड़ी चेंज करनी है, साइनें क्यों चेंज हो रही हैं? अब डायरेक्शन की बात आएगी, अब समझ में आएगा तुम्हें। ये वाला आखिरी 3 लाइनों का केस के क्या है, ये आखिरी 3 लाइनें मैंने 3 यूनिट वेक्टर लिख दिए, डायरेक्शन दिखा दी, ये ठीक है। इस तरफ चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, डायरेक्शन दिखा दी। आई जे के, ठीक है। अब आई से जे पे जाओ तो के बन रहा है, आ रहा है अगला के, जी हाँ। के से जे पे जाओ जरा, के से जे पे जाओ वापस, तो रिवर्स जाना पड़ गया, इसलिए माइनस आ गया। ठीक इसी तरह अब जरा आई से के पे जाओ, आई से जे जाते तो प्लस होता, आई से के जाने का कह रहा हूँ, के जाओगे बेटा डायरेक्शन फिर चेंज हो रही है, इसलिए माइनस आया। समझ में आया? ये 3 केसेस जो लिखे हैं बड़े अहम लिखे हैं, ठीक है। अगर आप सेम डायरेक्शन पे चलते रहो, आई डॉट जे के बराबर है, बिल्कुल अगला के था। जे डॉट के आई के बराबर होता, ठीक है। फिर के डॉट आई जे के बराबर होता, सही है। इसमें साइनें आपकी सेम रहती क्योंकि डायरेक्शन है। तो ये चीज समझाने के बाद अब फाइनली अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के सवालों पे। लास्ट सवाल नहीं कहा मैंने, लास्ट टॉपिक के सवाल अब स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन 8 9। अब ये स्लैश का मतलब क्या है भाई? क्वेश्चन 8 और 9 सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसमें ये 6 पे नहीं जाओ, ये मिसप्रिंट पे है। 8 और 9 की अगर हम बात करें तो करते हैं जरा इस सवाल को। 8 9 वेक्टर्स लिखवाओ बेटा, इसके क्या क्या है और मालूम क्या करना है। मालूम तो पहले करना है सर, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा ये चाहिए, और क्या चाहिए? साइन ऑफ ए कॉमा बी। ये 2 चीजें पूछे हैं, एंगल पूछा है और क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है दोनों का। तो सबसे पहले हम वेक्टर लिख लेते हैं दोनों के। वेक्टर ए 4i माइनस 2j प्लस के। बेटा डॉट प्रोडक्ट की वर्किंग से बहुत अलग वर्किंग है इसकी, ठीक है, बहुत हट के इसकी वर्किंग है। तो लेकिन अब वो तरीकाकार क्या है, शायद तुम्हें डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा इजी लगे ये। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट की वर्किंग शायद तुम्हें डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा आसान लगे। ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी के लिए, हाँ भाई, डॉट प्रोडक्ट का तो एक फॉर्मूला था ना, मैग्नीट्यूड से हम निकालते थे सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? मैट्रिक्स बनता है 3/3। अगर वेक्टर आपका 3/3 पे है तो 3/3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, डिटर्मिनेंट
ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला है इसका, आई जे के, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। पहले वेक्टर का ए के कोएफिशिएंट लिखवा दो 4 - 2 और 1। दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखवा दो 1 - 3 और 1 + 3 और -5। ठीक है, अब जरा ए क्रॉस बी सॉल्व करें। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई -2 1 -2 बच गया, 1 बच गया और 3 बच गया, -5 बच गया, -j। इसमें क्या क्या चीजें रह जाएंगी? 4 1 1 और -5, शाबाश, प्लस के लिखवाओ बेटा, ये क्या बनेगा? 4 - 2 1 3। हाँ, ए क्रॉस बी सॉल्व हो रहा है। हाँ बेटा, क्या वैल्यू बनी है यहाँ से? आई था 5 2 10, माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस जे मल्टीप्लाई में 5 4 माइनस का 20 प्लस का 1 फिर प्लस के 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 2 आई -7 आई। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, नहीं माइनस क्यों आ गया बेटा? प्लस था ना, ये दोनों माइनस के थे तो ये प्लस था। ठीक है, प्लस का 7 आई, ये लो, चलो 7 आई प्लस 21। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई में -5 जरा मल्टीप्लाई कराओ, -20, यहाँ साइन चेंज होनी थी ना बेटा। ये लो, -20 -1 बिल्कुल सही है। तो ये हो गया माइनस का 21 और एक माइनस बाहर भी था मौजूद, तो प्लस का 21 टाइम्स ऑफ जे प्लस 14 के। ठीक है, यहाँ तक आ गए, ए क्रॉस भी आ गया, आधा आंसर तो हो गया सर। अब अगले पार्ट पे जरा नजर डालते हैं कि क्या पूछा है। जी सर, अब इसने पूछ लिया साइन ऑफ ए कॉमा बी। साइन ऑफ ए कॉमा बी निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, क्रॉस में वेक्टर ए कॉमा बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला, ये था ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, डबल टिक लगाया हुआ है मैंने। अब जरा क्या क्या चाहिए बेटा? इसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया निकल के 686 यूनिट्स। ठीक है, अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ, मॉड ए मॉड बी, ये दोनों चीजें भी चाहिए होंगी फिर हमें। अब मॉडुलस ऑफ ए और बी भी निकालो बेटा। मॉडुलस ऑफ ए चलो हम यहाँ निकालते हैं। पहले वेक्टर ए बताओ क्या है? वेक्टर ए है 4i - 2j प्लस के। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए, इसको कैलकुलेट कर लो पूरे को, तो ये आ रहा है √21 यूनिट्स। इसी तरह बी वेक्टर की अगर हम बात करूं बेटा, चलो ये एम्प्लाई लगा देता हूं मैं, ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं वेक्टर ए लिखा था, वेक्टर ए के बाद उसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। ये देखो, ये सारे इंग्रेडिएंट जमा हो रहे हैं, दो चीजें आ गई, तीसरी चाहिए बस। मॉडुलस ऑफ बी के लिए बी लिखवाओ, आई प्लस 3j -5k। ठीक है, मॉडुलस ऑफ बी क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ बी आ गया निकल के √35 यूनिट्स। ये लो,
1 2 3 तीनों वैल्यूज आ गई, मॉडुलस आ गया दोनों का मुश्तरका, फिर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख लो, डायरेक्ट आंसर। कैसे? पहली वैल्यू क्या आई थी बेटा? √686 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू √21, मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू √35, ठीक, इक्वल्स टू, क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ, ये कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा आंसर √14 बाय √3 इंटू 5 ये बचेगा। या और इसकी प्योर फॉर्म चाहिए और सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए तो अभी भी ये मजीद हो रहा है सिंप्लीफाई। साइन ऑफ ए बी, ठीक है, साइन ऑफ ए बी √14/15 आंसर। यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई इसमें ऐब नहीं है। 18 हो चुके हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास कुछ सवालात बाकी हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर हम उनको कंटिन्यू करते हैं। हाँ बेटा, अगले सवाल पे आ जाएं। अगला सवाल कराने से पहले, बल्कि नहीं, ये तो तुम्हें कई बार कराया जा चुका है मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो हाँ, इसमें क्या है, सवाल रीड करो ज़रा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है हमें। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन 10 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 10 से सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए क्या गिवन है? 2i - j + 4k, 2 of i - j + 4k। वेक्टर बी क्या गिवन है? i + j + 3k। लेट वेक्टर सी, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? a क्रॉस b, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इसने पूछा क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? यकीनन बेटा वो सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। देयरफॉर अब हम सी वेक्टर निकालेंगे। सी वेक्टर का फॉर्मूला आई जे के 2 - 1 4 1 1 3, ठीक है। वैल्यूज हमने सबके कोएफिशिएंट रख दिए। सी आई टाइम्स ऑफ क्या बच गया? -1 4 1 3। मैं थोड़ा सा स्टेपिंग तेज करूंगा इसमें, तो क्योंकि पिछला सवाल इंतहाई डिटेल में करा चुका हूँ बेटा, तो इस सवाल को थोड़ा सा आप गौर से देखते रहो। -7 बच रहा है यहाँ से, सही है। -3 और -4, -7 आई, -2 3 6, एक मिनट, प्लस का 6 और क्या बच रहा? माइनस का 2, तो ये बचेगा -2j + 3k। मॉडुलस निकाल लो बेटा इसका, मैग्नीट्यूड। -7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √62 यूनिट्स। मॉडुलस ऑफ सी भी आ गया और सी वेक्टर भी आ गया, ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? सी कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सी कैप क्या हो जाएगा? वेक्टर लिख दो, -7i - 2 of j + 3 of k कैप 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 अपॉन क्या आ रहा था ये? 1/√62 को अलग करके फिर इसका आंसर दे दो, ठीक है आंसर। अब ये तो हो गया कि अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल लें यहाँ से, तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब
यूनिट वेक्टर निकालना सिखा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कराना सिखा दिया। अब इसके अंदर एक चीज और आती है बेटा, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब ये मैं तुम्हें समझा सकूं तो ये लो, एक ट्राइंगल आ गया। ठीक है, इस ट्राइंगल में ए बी सी वर्टाइसेस आ गए, ये एल्टीट्यूड आ गया एच। सही है, कोई एक एंगल था थीटा और ये परपेंडिकुलर दिखा दिया, ये पॉइंट डी दिखा दिया मैंने। इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए इंटू एच। सही है, वेक्टर ए का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड इंटू हाइट। तो एरिया इस तरीके से लिखा जाता है इसमें। अब अगर हम बात करें, एंगल को इंक्लूड कराएं जरा, साइन थीटा। सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? एच है। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? ये सी के सामने वेक्टर सी का मॉडुलस, सी के सामने छोटी सी, ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी। ये लो, ठीक है। तो सी के सामने स्मॉल सी क्या है? स्मॉल सी इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिख के बताया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसी तरह बेस ए थी हमारे पास, तो हमने ए का मॉडुलस शो किया। इसी तरह यहाँ पे मैंने साइन का फॉर्मूला बना के दिखाया। क्या यहाँ से एच आ सकता है? आ सकता है सर। मॉडुलस ऑफ सी इंटू साइन थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस ए इंटू एल्टीट्यूड। कितना हो गया? ये वैल्यू आ गई एल्टीट्यूड की, एच की जगह। अब ये वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं। ये लो बेटा, मॉडुलस ऑफ सी साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी। ये लो, क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और 1/2 अगर कोई बच्चा यूं लिख ले, बी क्रॉस ए, बेटा सेम है, 1/2 सी क्रॉस बी लिखा जा सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 सी क्रॉस ए लिखा जा सकता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने एरिया का तुम्हें फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पे। अब आज के आखिर के 2 सवाल हमारे बाकी हैं। अब जरा हम उनको करते हैं, इसी एरिया से रिलेटेड है। ठीक, पहला सवाल तो आ गया, ये लो। हाँ, एरिया के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब पॉइंट ए बी सी वर्टाइसेस हैं एक ट्राइंगल के, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 11 से सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ, तो आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकालने के लिए ना बेटा, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? वेक्टर ए बी मालूम कर लो। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए है, ए पॉइंट है हमारे पास, बी पॉइंट है हमारे पास, और एक क्या है? सी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना। तो वेक्टर ए बी का एक फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ जरा ओ ए की वैल्यू लिखवाओ, 3 -1 3 -1 4। ओ बी की वैल्यू लिखवाओ बेटा, इक्वल्स टू 4 5 2, और ओ सी की वैल्यू लिखवा दो। ओ सी की वैल्यू बन रही है 6 4 -1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ओ ए ओ बी ओ सी के नाम पे। अब हमें यहाँ माइनस करवाना है, तो ए बी जब आप माइनस करवाओगे तो ओ बी क्या था? 4 5 2, 4i प्लस 5j -2k माइनस ओ ए 3i -j
3i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, इनको माइनस करवाओ जरा, 4 में से 3 गए। वेक्टर ए भी हमारे पास निकल के आ रहा है, 4 में से 3 गए, 1 यानी कि आई, फिर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6j माइनस 2k। एक मिनट, माइनस 2k बनना चाहिए या फिर क्या बनना चाहिए? आई प्लस 6j, ये था प्लस का 4 माइनस 6 बन रहा है, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6k। एक मिनट, कहीं वैल्यू तो गलत नहीं लिख दी हमने। 6 4 माइनस 1 ठीक है, और 4 5 2 और 3 माइनस 1 4 ठीक है, 3i माइनस जे प्लस 4k बिल्कुल ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास यही बन रही है, सही है। इसको हम नाम दे देंगे वेक्टर सी का। 4 में से 3 गए, दिखा दिया, फिर 5 में से 5 और 1 6 हो गया, -1 और -4, नहीं -2 और -4 ये बनेगा। ठीक है, बहरहाल ए बी निकाल दिया। ए बी को कोई नाम दे दो बेटा, इसे नाम दे दो सी वेक्टर, जैसे आई प्लस 6 ऑफ जे माइनस 6 ऑफ के। ठीक है, इसे आप नाम दे दोगे आई जे के, ए और सी। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर सी, सी की वैल्यू 1 6 माइनस 2। ये ज़रा एक डाउट हो रहा है छोटा सा, ओ बी की वैल्यू -2 थी ना आखिर की? अरे हाँ, ओ बी 4i प्लस 2j था सर, प्लस 2k था ये जी, प्लस 2k और -4। तो अब ये बनेगा, सही बन रहा है, -2k। यहीं तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, -2k। ठीक है, हाँ, अब ये इसको हमने नाम दे दिया ए बी इक्वल टू वेक्टर सी के बराबर। तो अब हम आगे चलते हैं, बट वेक्टर ए बी, इसको हमने नाम दे दिया है वेक्टर सी का, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, अभी आधा काम हुआ है बेटा। इसी तरह अब अगले वेक्टर को हम नाम देंगे पहले। तो वेक्टर बी सी निकाल लो जल्दी से। वेक्टर बी सी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 2 ऑफ आई माइनस जे माइनस 3k। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो फिर ये निकलेगी ये चीज़। बी सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ओ सी माइनस ओ बी। पहले ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, इसमें वैल्यूज रखोगे, दिस माइनस दिस, ओ सी माइनस ओ बी। उसके बाद ये तुम्हारा निकल के आएगा वेक्टर। अब बट बी सी वेक्टर को आपने नाम दे दिया है ए का। ठीक है, तो वेक्टर ए आपका क्या जनरेट हो गया? 2i माइनस जे माइनस 3k। अब जब वेक्टर ए एंड सी बन गए, अब एरिया निकलेगा इन दो वेक्टरों से। ठीक है, थोड़ी सी मैंने स्टेपिंग यहाँ तेज यूं रखी है कि बेटा अब इस सवाल को वाइंड अप कर रहे हैं। ए क्रॉस सी, फॉर्मूला बताओ एरिया का, आई जे के, कैप लगा दिया सबके ऊपर। 2 -1, पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट तो 2 -1 -3। अब सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स 1 6 और -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो इनको। आई -1 -3 6 -2 माइनस जे, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2 -3 1 -2 प्लस के, यहाँ क्या बचेगा? 2 -1 1 6। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा सा टाइम ऊपर कंज्यूम होगा इस क्लास का। इसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे इसके अंदर टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, अभी मॉडुलस नहीं, पहले तो हम ए क्रॉस सी निकालें ना। ए क्रॉस सी क्या आया? ए क्रॉस सी वेक्टर की फॉर्म में आएगा 20i प्लस जे प्लस 13 ऑफ के। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, और फिर हम डायरेक्ट एरिया के फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी क्या निकलेगा? यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, अंडर रूट 570 यूनिट्स। ठीक है, मॉडुलस आ गया। मॉडुलस के फौरन बाद अब निकालते हैं हम एरिया। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू
ए क्रॉस सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड 570 यूनिट्स स्क्वायर आंसर। ये आंसर है इसका एरिया का, बस। ठीक है, कोई परेशानी इस सवाल के अंदर, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि काफ़ी इजी है लेकिन थोड़ी सी लेंदी स्टेपिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे। टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया है क्लास का, बहरहाल, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी सवाल है हमारा ये। ठीक है, 9.5 क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ठीक है, पॉइंट P1 P2 P3 3 पॉइंट्स गिवन है। 3 पॉइंट्स गिवन है, द क्रॉस प्रोडक्ट पूछ क्या रहा है, फाइंड अ प्रोडक्ट फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ वेक्टर इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स। अब बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अभी बताया था। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो P2 P1 वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। जैसे कि अब इसको लिखने का तरीका क्या है, OP1 माइनस OP2। ठीक है, हेड माइनस टेल हमने अप्लाई किया है सिर्फ। OP1 की वैल्यू क्या है, 4 6 माइनस 1। ठीक है, 4 6 माइनस 1 माइनस ऑफ OP2 की वैल्यू क्या है, 5 3 2। माइनस करवाओ जरा इनको, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 कॉमा 6 माइनस 3 कॉमा -1 माइनस 2। ठीक है, इसको आईजे के फॉर्म में लिख रहा हूँ अब मैं। P2 P1 वेक्टर को मैं आईजे के में लिखूंगा -i, -1 बचा रहा था तो -i, प्लस का 3j और माइनस का 3k। ये बन गया हमारा एक वेक्टर रेडी है। इसी तरह P2 P3 वेक्टर भी है बेटा एक, P2 P3 वेक्टर। अब ये कैसे निकलेगा, OP3 माइनस OP2। ठीक है, इसमें भी सेम स्टेपिंग यहाँ दिखाओगे, तो ये वेक्टर तुम्हारा क्या बन के आएगा, ये वेक्टर तुम्हारा बन के आएगा P2 P3 वेक्टर -4i प्लस 4j माइनस 0k। यहाँ k की वैल्यू नहीं बचेगी। चलो ये मैं तुम्हें थोड़ा सा करके दिखाऊँ। OP3 5,3,2 और सॉरी OP3 की वैल्यू आनी थी ना यहाँ 1,7,2। ठीक है, और OP2 की वैल्यू माइनस करानी है 5 3 2। अब जरा माइनस कराओ बेटा, 1 माइनस 5 7 माइनस 3 2 माइनस 2। ये देखो यहाँ से 0 बन रहा है। ठीक है, इसको इसलिए हमने यहाँ पे 0k लिखा है, यहाँ शो करना है बेटा। अब ये वेक्टर हमारे आ गए, दोनों वेक्टर तैयार हैं। इन वेक्टर्स को आईजे के फॉर्मेट के अंदर अब हम अप्लाई करने जाएंगे क्या, ए क्रॉस सी जो हम निकालते थे। इसको कोई नाम दे दो वेक्टर ए, पूरा वेक्टर कॉपी होगा। ठीक है, और एक वेक्टर को आप नाम दे दो सी, नाम दे दो इसको। पूरा वेक्टर सी इतना यहाँ पे उतार लो, -4i प्लस 4 ऑफ j माइनस 0 ऑफ k। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब ए क्रॉस सी निकालोगे तो पहले तो वही डिटरमिनेंट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद जो डिटरमिनेंट आपका सॉल्व होगा i j k में, फिर इनकी वैल्यूज लिखनी है, दोनों के कोएफिशिएंट लिखने हैं। उसके बाद जो सिंप्लीफाइड बनेगा वो क्या बनेगा, 3 - 3 4 0 माइनस j ऑफ, कैप लगाना है सब पे। ठीक है, अच्छा j ऑफ -1 - 3 -4 0। एक लास्ट फैक्टर k ऑफ -1 3 -4 और 4। ठीक, अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो ए क्रॉस सी निकल के आएगा 12i प्लस 12 ऑफ j प्लस 8 ऑफ k। हैंस ये क्या निकल कर आया अभी, ए क्रॉस सी वेक्टर्स आर
Hence this vector is perpendicular to the plane वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये 12i + 12j + 8k। एक मिनट सवाल को जरा दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, सवाल समझ में आ गया, बहुत इजी है। ये काम हमने कर दिया था, P1 P2 निकाल दिया, ए नाम दे दो, P2 P3 निकाल दो, उसको सी नाम दे दो, बिल्कुल सही है। यहाँ से जो हमने AC वेक्टर निकाला, AC वेक्टर हमारा निकल गया है इस तरह, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हेंस द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस 12 of i + 12 of j + 8 of k। अब हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर का वेक्टर देना है, वो क्या होगा, साइनें चेंज हो जाएंगी। इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, जो परपेंडिकुलर वाला चाहिए, -12i -12j -8k। ये है रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए। जो ऊपर निकला वो परपेंडिकुलर वेक्टर, वो प्लेन वाला वेक्टर निकला है, ठीक है। हमें इसका परपेंडिकुलर चाहिए तो ये है, साइनें चेंज करके लिखना, ठीक है, बस। अच्छा बेटा, आज की क्लास हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो रही है, लेकिन क्लास ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ शेयर कर दूँ कि क्लास वर्क के अंदर तुम्हें सवाल मिलेंगे इस तरह से, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन 1/2। स्लैश का मतलब क्या है, क्लास वर्क के अंदर 1 या 2 में से कोई एक करना है, या तो 1 के पार्ट्स कर लो या क्वेश्चन 2 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन 2 यही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1 में डेटा है। इसी तरह 8/9 क्लास वर्क में कोई भी एक करना है इन दोनों में से। तो अगर एक सवाल जैसे क्वेश्चन 2 तुमने क्लास वर्क में कर दिया तो होमवर्क में बाकी सारे करने हैं 1, ठीक है, 2 फिर नहीं करना दोबारा। इसी तरह 8 और 9 में जो यहाँ कर लो तो फिर वो दोबारा होमवर्क के अंदर नहीं करना, ठीक है। और मैं तुम्हें ज़रा किताब दिखा सकूँ तो किताब के अंदर 1 और 2 में क्या है, 9.5 क्वेश्चन 1 एंड 2। 1 में दिए में कुछ पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 फाइंड दिस ऑफ द क्वेश्चन 1। डेटा पूरा क्वेश्चन 1 का ही है, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। अब 8 और 9 भी देख लो जरा। 8 और 9 में क्या है, 8 में सारे पार्ट्स दे दिए, ए भी कर गए। 9 के अंदर क्या है, ऑफ क्वेश्चन 1, ये 1 मिसप्रिंट है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सही है। यहाँ से आपने फाइंड साइन ए बी फॉर द वेक्टर्स a, b ऑफ क्वेश्चन 8। a, b जो क्वेश्चन 8 में गिवन है वो इस्तेमाल करना है 9 में, ठीक है। तो ये इसको जरा करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा बेटा, आज की हमारी क्लास हो गई मुकम्मल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।